आखिर क्यों ईरान की सरकार को उखाड़ना नामुमकिन जैसा है? आईआरजीसी और बासिज का खौफनाक सच है क्या? ईरान की सड़कों पर आज जो गूंज सुनाई दे रही है वो सिर्फ हिजाब या महंगाई के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो सीधे तख्ता पलट की पुकार सी लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देश में लाखों लोग सड़कों पर एक बार फिर से उतर आए हों, लेकिन फिर भी वहां की सरकार, वहां के शासक दशकों से कैसे टिके हुए हैं? दुनिया में कई तानाशाह गिर गए, सरकारें उखड़ गईं, लेकिन ईरान का शासन अजय क्यों माना जा रहा है? क्यों नजर आ रहा है अजय? आज के इस वीडियो में उस खौफनाक ताकत की बात करेंगे जिसे आईआरजीसी यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कहते हैं। हम समझेंगे कि ईरान की रेगुलर आर्मी और खामनेई की आईआरजीसी में फर्क क्या है और क्यों बासिज जैसे संगठनों की काट निकालना किसी भी आंदोलन के लिए टेढ़ी खीर साबित होता है, चाहे वो देश के ईरान के अंदर से हो या बाहर से। बासिज ऐसा संगठन है जो ईरान की सरकार को उखाड़ फेंकने के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार की तरह बना हुआ है। तो इस वीडियो में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के पावर स्ट्रक्चर का डिटेल में एक एक बारीकी आपको बताएंगे। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स के साथ जुड़े हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ईरान में एक नहीं बल्कि दो सेनाएं हैं। पहली है आर्टिश यानी नियमित रेगुलर आर्मी जो देश की सीमाओं की रक्षा करती है, और दूसरी है आईआरजीसी जो कि सुप्रीम लीडर खामनेई की रक्षा से लेकर उनकी सत्ता की सुरक्षा के लिए है। और हाँ, ये आईआरजीसी ईरान की सीमाओं पर तैनात फौज से काफी ज्यादा ताकतवर भी है, पावरफुल है। अब इन दोनों ही सेनाओं का असली फर्क क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है उद्देश्य, मोटिव या पर्पस क्या है इन दोनों सेनाओं का। नियमित और रेगुलर आर्मी देश की रक्षा करती है, सीमाओं की रक्षा करती है, लेकिन आईआरजीसी का जन्म 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद हुआ था, जब खुमैनी आए थे। इसका एकमात्र काम है इस्लामिक शासन और सर्वोच्च नेता की रक्षा करना। दूसरा पॉइंट होता है वफादारी। जी हाँ, आर्मी संविधान के प्रति वफादार हो सकती है, लॉयल हो सकती है, लेकिन आईआरजीसी सीधे सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर खामनेई के प्रति वफादार है। तीसरा है संसाधन, इनके रिसोर्सेस। आईआरजीसी के पास अपने खुद की थल सेना, नौसेना और वायुसेना है। यहां तक कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और परमाणु कार्यक्रम भी इन्हीं के पास है, आईआरजीसी के पास। आईआरजीसी सिर्फ एक फौज नहीं है बल्कि एक साम्राज्य है, एक पूरी तरह से साम्राज्य है। इसे स्टेट विद इन अ स्टेट यानी देश के भीतर एक छोटा देश भी कहा जाता है। ईरान की जो जीडीपी है टोटल, उसका लगभग 30 से 50% हिस्सा सीधे यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से आईआरजीसी के कंट्रोल में है, यानी आधी कमाई आईआरजीसी कंट्रोल में आ जाती है। तेल, गैस, कंस्ट्रक्शन, टेलीकॉम और यहां तक कि ईरान के एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स, इनका मैनेजमेंट भी आईआरजीसी के पास है। उन्हीं की देखरेख में सब कुछ होता है। मतलब ये हुआ कि अगर आप ईरान में व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो मुमकिन है कि आपके पास पैसा, जो आपका पैसा है यानी कि जो आप पेमेंट कर रहे हैं या व्यापार करते हुए, यानी जो कमाई है ईरान की, वो आईआरजीसी के खाते में ही जा रही है। और इसी आर्थिक ताकत की वजह से इनके पास दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार और खुफिया तंत्र मौजूद है, जिससे किसी भी विद्रोह को कुचलने की पूरी ताकत, पूरा सामर्थ्य रखते हैं। आईआरजीसी जिसे सीधे सुप्रीम लीडर यानी आयतुल्ला के प्रति जवाबदेह बताया गया है। आईआरजीसी किसी चुनी हुई सरकार को नहीं बल्कि सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करता है। अब इंटरनल इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो किस तरह से उसमें इसकी दखल होती है। आईआरजीसी देश में विरोध प्रदर्शनों, मीडिया आंदोलन पर बारीक नजर रखता है इंटरनली। मतलब अगर हम कंपैरिजन नहीं, भारत के लिहाज से देखें, भारत में इंटेलिजेंस ब्यूरो अंदरूनी देखरेख कौन करता है? आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। देश के बाहर देश के खिलाफ कुछ काम तो नहीं हो रहा या देश के दुश्मनों से किस तरह से लड़ना है, उसकी कौन देखरेख करता है? R&AW। ठीक है, उसी तरह से आईआरजीसी इंटरनल सिक्योरिटी, पूरी तरह से खुफिया तंत्र देखता है, निगरानी करता है ईरान में। आईआरजीसी हर अंदरूनी हल्ले गुल्ले को पहले से ही जानने और रोकने का काम करता है। इतना ही नहीं, ईरान की आइडियोलॉजी की रक्षा करने का काम भी आईआरजीसी करती है। ईरान की तमाम रिलीजियस और पॉलिटिकल पॉलिसी आईआरजीसी के इर्द गिर्द बनी हुई है। इकोनॉमिक कंट्रोल भी आईआरजीसी के पास है। कई इंडस्ट्रीज, बैंक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर में आईआरजीसी के सीधे दखल है। मतलब सिर्फ युद्ध नीतियों में नहीं बल्कि पैसे और सत्ता में भी आईआरजीसी का पूरा असर और पूरी दखल है।
आइए बात करते हैं उस संगठन की जो ईरान की सरकार को उखाड़ फेंकने के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बनी हुई है, दुश्मनों के लिहाज से कहें तो सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है, बासिज। जी हां, ये आईआरजीसी की ही एक शाखा है, इसी की एक ब्रांच है, इसी का हिस्सा है। लेकिन ये कोई पेशेवर सैनिक नहीं है, ये बासिज जो है सैनिकों की कोई टुकड़ी नहीं है। ये सादे लिबास में, सादे कपड़ों में रहने वाले वॉलंटियर्स हैं, एक तरह से कहें कि कार्यकर्ता हैं जो हर गली मोहल्ले, हर यूनिवर्सिटी, बाजारों में फैले हुए हैं। आंख कान नाक बने हुए हैं ये आईआरजीसी की, आयतुल्लाह खामनेई की। इन्हें हराना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये भीड़ का हिस्सा होते हैं। जी हाँ, पहला पॉइंट ये कि ये भीड़ का हिस्सा होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके बगल में कोई व्यक्ति खड़ा है और वो बासिज का जासूस, मतलब दो लोग क्या बात कर रहे हैं या वो व्यक्ति उस बासिज के जासूस से क्या बात कर रहा है, उसके मन में क्या कुछ चल रहा है, वो कुछ भी अगर बोल रहा है तो बासिज का जो सबसे निचला जो वॉलंटियर है, निचला मतलब चेन के हिसाब से अगर हम कहें, निचला जो वॉलंटियर है वो आगे तक इंफॉर्मेशन पहुंचा देता है। दूसरी बासिज की खासियत है धार्मिक कट्टरता। इन्हें वॉलंटियर्स को बचपन से ही सिखाया जाता है कि शासन के खिलाफ बोलना धर्म के खिलाफ है। शासन के खिलाफ बोलोगे, धर्म के खिलाफ बोलोगे, ऐसा कहीं सुनोगे तो उसकी जानकारी दो, क्योंकि जिन्होंने ऐसा बोला है वो धर्म के खिलाफ है। तो इस तरह से इनकी परवरिश होती है। तीसरा है निर्दयी दमन। जब प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरते हैं तो बासिज ही वो लोग होते हैं जो बिना वर्दी के भीड़ में घुसकर गोलियां चला देते हैं या लोगों को उठा ले जाते हैं। पता भी नहीं चलता, लगता है कि भाई कहीं सेना ने मारी, चुपचाप भीड़ का हिस्सा बनकर गोली चला देते हैं। हथियार उनके पास रहते हैं, वर्दी में नहीं होते, इसलिए उनकी पहचान करना, इनसे लड़ना प्रदर्शनकारियों के लिए नामुमकिन सा होता है। पता ही नहीं चलता भीड़ है, कहां से पत्थर, कहां से कुछ हुआ और अचानक गोली चली जाती है। उनको पता होता है कौन उनके निशाने पर है, बासिज के जो वॉलंटियर्स होते हैं, और पूरे प्रदर्शन को शांत कर देते हैं। 500 से ज़्यादा लोग जो मरे हैं, बहुत दुखद है ईरान में जो कुछ हुआ है, लेकिन इसमें आईआरजीसी की सी विंग बासिज का भी बड़ा हाथ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी भी सफल क्रांति के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं, सेना का साथ और नेतृत्व। ईरान में दोनों गायब हैं। पहली बात, आईआरजीसी और बासिज के पास इतना पैसा और पावर है कि वो कभी शासन का साथ नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात यह कि ईरान का निगरानी तंत्र, सर्विलांस सिस्टम इतना मजबूत है कि किसी भी बड़े नेता को उभरने से पहले ही जेल में डाल दिया जाता है। वहां की सरकार ने विद्रोह को कुचलने की एक पूरी मशीनरी तैयार कर रखी है। इंटरनेट बंद करना, चेहरों को पहचानना और परिवार के लोगों को धमकाना, ये वो हथियार हैं जिनका इस्तेमाल करके मुकाबला किया जाता है। पत्थर और नारों से करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल नामुमकिन है कि पत्थर आप नारे करके सड़क पर उतर आएं और इन ताकतों का आप सामना कर लें, कोई क्रांति ले आए, ये आसान नहीं होता। इसलिए ईरान और बाहर से जब कोई कहता है कि सरकार गिराओ, तो राह में, उनके रास्ते में बासिज और आईआरजीसी दोनों खड़े दिखते हैं, तन कर खड़े होते हैं। और यही वजह है कि सामान्य पुलिस और सेना के मुकाबले इनसे राजनीतिक बदलाव लाना बेहद कठिन है। ये ठोस और व्यापक नेटवर्क है जो सरकार को बचाने का काम करते हैं। आईआरजीसी सिर्फ घर में ही ताकतवर नहीं है भाई, देश के बाहर दुनिया में भी इसका जलवा है। फिर चाहे वो मिडिल ईस्ट की नीतियां हों, आतंकवाद रोधी अभियान हो, शियाओं के समूह के साथ गठजोड़ करना और कई देशों में प्रभावशाली नेटवर्क। जैसे जैसे ईरान की भूमिका बढ़ती है, अमेरिका, सऊदी अरब, इजराइल और पश्चिमी देशों की नज़र आईआरजीसी पर रहती है। नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पाते, और इसीलिए ब्रेन ऑफ ईरान कहा जाता है इस आईआरजीसी को। निष्कर्ष यही निकलता है कि ईरान में जो लड़ाई आज चल रही है, चाहे अंदरूनी लड़ाई चल रही हो या बाहर से ट्रंप की धमकियां चल रही हो, वो दुनिया की सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक है। कोई मत नहीं, कोई दो राय नहीं है इसमें। लेकिन एक तरफ वो निडर महिलाएं और युवा हैं जिनके पास सिर्फ उनकी आवाज़ है, दूसरी तरफ आईआरजीसी जैसी दुनिया की सबसे घातक और अमीर अर्धसैनिक सेना। इतिहास गवाह है कि कोई भी दमन हमेशा के लिए नहीं टिकता, लेकिन ईरान का सुरक्षा ढांचा इतना मजबूत है कि वहां बदलाव के लिए शायद बहुत बड़ी कुर्बानी या अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की ज़रूरत होगी, क्योंकि आईआरजीसी और बासिज की वफादारी सुप्रीम लीडर से बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए भी ईरान में अंदरूनी आंदोलन कमज़ोर पड़ते हैं। वहीं बाहरी ताकतों के लिए भी आसान नहीं होता, क्योंकि चाहे बाहरी दबाव हो, प्रतिबंध हो, कूटनीति हो, यहाँ तक कि सैन्य कार्रवाई भी क्यों ना हो, ईरान के भीतर सत्ता ढांचे को कमज़ोर नहीं कर पाती, बल्कि कई बार ऐसा करने की कोशिश में उल्टा वो उसे और
मजबूत कर देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मौजूदा शासन इसे देश बनाम दुश्मन की लड़ाई बना देता है, आईआर जैसे खुद को राष्ट्र रक्षक के रूप में पेश करता है। ईरान में समस्या सिर्फ सरकार नहीं बल्कि पूरा सत्ता तंत्र है, जहां बंदूक, खुफिया अर्थव्यवस्था, खुफिया जानकारी, अर्थव्यवस्था और डर का एक ही साथ है। जब तक आईआरजीसी नहीं टूटता, बासिज का सामाजिक नेटवर्क नहीं दरकता और सुरक्षा बलों के भीतर दरार नहीं पड़ती, तब तक ईरान में सरकार को उखाड़ फेंकना क्रांति नहीं, लगभग असंभव मिशन बना रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या बिना सेना के साथ कोई क्रांति कामयाब हो सकती है ईरान में? क्या आईआरजीसी के बिजनेस साम्राज्य को कभी तोड़ा जा सकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी गहराई वाली खबरों के लिए हमारे चैनल नवभारत टाइम्स को प्लीज सब्सक्राइब करें। नमस्कार।